नमस्ते दोस्तों, आप सभी का ACE ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संविधान के विकास के बारे में जो पढ़ रहे थे और उसका जो अंतिम बिंदु हमने पढ़ा था वो था 1813 का चार्टर एक्ट। आज हम बात करते हैं आगे 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट, इसकी जो मुख्य बातें हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बंगाल का गवर्नर जनरल है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। फिर हमें यहाँ प्रश्न याद रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो था विलियम बेंटिंक। वो कौन था? विलियम बेंटिंक। ध्यान रखेंगे, खूब बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो देखिए, ध्यान दें, अगला जो बिंदु है वो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अब कंपनी के पास केवल प्रशासनिक अधिकार शेष रहे। देखिए, 1813 का जो चार्टर एक्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, परंतु वहाँ जो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का जो अधिकार था कंपनी के पास बना हुआ था, वो इस 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत उसे समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और अब कंपनी के पास केवल और केवल क्या बचे हैं? प्रशासनिक अधिकार शेष रहे हैं। फिर देखिए, ध्यान दें, अगर हम बात करें तो गवर्नर जो जनरल हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य को शामिल किया गया। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें जो चौथा सदस्य है उसको शामिल कर लिया गया है, और वो कौन है? विधि सदस्य हैं। अब विधि सदस्य की अगर हम बात करें तो भारत में देखिए प्रश्न बन गया विधि आयोग का गठन। विधि आयोग का गठन 1835। विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1835 में विधि आयोग का गठन किया गया। अब ये जो विधि आयोग का गठन किया गया तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए, इसका अध्यक्ष बना था
कौन? लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले इसका क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। किसका? जो विधि आयोग था, विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? लॉर्ड मेकाले विधि आयोग का अध्यक्ष बना है। इसी चार्टर एक्ट के तहत और क्या हुआ? तो इसी चार्टर एक्ट के तहत देखिए, भारतीय शिक्षा पर खर्च हेतु 10 लाख रुपए का बजट दिया गया। अब देखो, इसमें कुछ ये बातें हैं, इनको दोबारा ध्यान दें। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें पहली बात तो हमें ये करनी है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? सर विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फिर अगला बिंदु हमें ध्यान में रखना है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके व्यापारिक एकाधिकारों को क्या कर दिया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके बाद कंपनी के पास केवल और केवल प्रशासनिक अधिकार हैं वो शेष रहे। और क्या हुआ इस एक्ट के तहत? तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य शामिल किया गया। और वो चौथा सदस्य कौन था? विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, अर्थात विधि आयोग का गठन हुआ। और ये विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1835 में विधि आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लॉर्ड मेकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में देखिए आगे अगला जो अधिनियम आता है वो एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, उसका नाम है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसमें देखिए गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। विभाजन कर दिया गया। तो विभाजन कैसे? देखिए, विधायी कार्य अलग कर दिए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए। विधायी कार्य और एक हो गए प्रशासनिक कार्य। एक तो कौन से हो गए? प्रशासनिक कार्य, और एक कौन से हो गए? विधायी कार्य। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट बना, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, परिषद के कार्यों का विभाजन कर दिया गया है यहाँ। और विभाजन करके क्या कर दिया है? विधायी कार्य अलग कर दिए गए हैं, प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए हैं। अब साथ ही यहाँ ध्यान रखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया संपूर्ण भारत के लिए। संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन, केंद्रीय विधान परिषद का गठन। इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया है। इसमें सदस्य संख्या 12। देखिए 12 कैसे? इसमें हम ध्यान दें, 12 किस प्रकार से थे? एक तो कौन था? गवर्नर जनरल। एक कौन था? जो सैन्य अधिकारी था, सैन्य अधिकारी, या हम कहते कमांडर इन चीफ, सैन्य अधिकारी। फिर 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद से,
इसके अलावा हम बात करें, अब ये 6 सदस्य और शामिल किए गए हैं 1853 के एक्ट के तहत। तो 6 सदस्य ये अलग हैं, 6 सदस्य। इनमें से देखिए 4 सदस्य प्रांतों से हैं और 2 सदस्य न्यायाधीश हैं। 2 सदस्य कौन हैं? न्यायाधीश हैं। 6 सदस्य 4 प्रांतों से हैं और 2 न्यायाधीश हैं। 2 न्यायाधीशों में देखिए, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, और एक अन्य न्यायाधीश। 4 सदस्यों में अर्थात 4 सदस्य जो प्रांतों से थे वो थे बंगाल से, इसके अलावा मद्रास से, आगरा से और बंबई से एक एक प्रतिनिधि के रूप में ये चुने गए। इस प्रकार सदस्य संख्या हो गई 12। साथ ही इस जो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत और क्या हुआ, तो देखिए भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत और सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई, सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। साथ ही ध्यान रखिए एक समिति गठित की गई है इन सिविल सेवाओं के लिए गठित समिति, देखिए सिविल सेवाओं के लिए गठित समिति वो है 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया। किस समिति का गठन किया गया? मेकाले समिति का गठन किया गया। देखिए भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। साथ ही सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इसके बाद में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले सिविल सेवाओं के लिए गठित समिति कौन सी थी, तो 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया था जो सिविल सेवाओं के लिए गठित की गई थी। अब देखिए भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई, तो यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि किस गवर्नर जनरल ने प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की। अब देखिए एक बार दोबारा इसको रिवाइज कीजिए। 1853 का एक्ट भारत के संविधान के विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसके कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसके कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। इसमें एक तो विधायी कार्य बना दिए गए हैं और एक प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए हैं। संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और इसमें देखिए सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 12 में से एक तो कौन होगा? गवर्नर जनरल, एक कौन होगा? सैन्य अधिकारी और 4 सदस्य जो हैं गवर्नर जनरल की परिषद के होंगे। साथ ही 6 सदस्य और शामिल किए गए इस एक्ट के तहत। 6 सदस्य में तो 4 सदस्य तो प्रांतों के जो प्रतिनिधि हैं और 2 सदस्य क्या हैं? न्यायाधीश हैं। ये न्यायाधीश एक इनमें मुख्य न्यायाधीश है और एक अन्य न्यायाधीश है। इसके अलावा इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत और क्या हुआ? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई तथा सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। अब देखिए सिविल सेवाओं के लिए गठित समिति, ये खूब बार प्रश्न आया हुआ है। मेकाले समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो हमें बताना है मेकाले समिति का गठन 1854 ईस्वी में हुआ। फिर एक प्रश्न और भी ध्यान रखना है, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की
प्रतियोगी परीक्षाओं का जनक कौन है, तो हमें बताना है लॉर्ड डलहौजी भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या है, जनक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट के बाद लॉर्ड डलहौजी की दमनकारी नीतियों के कारण, चर्बी लगे कारतूसों के कारण 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी मतलब 10 मई 1857 को शुरू कर दी गई थी, समय से पहले ही क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। अब देखिए 1857 की क्रांति के बाद अगला जो अधिनियम आएगा उसका नाम है 1858 का अधिनियम। इस 1858 के अधिनियम के बाद अगर हम बात करें 1773 से लेकर 1858 तक के भारत पर शासन के लिए जो नियम कानून बनाने का कार्य था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसके बाद अगर हम बात करें 1858 से लेकर 1947 तक भारत में शासन या भारत में शासन संचालित करने के लिए जो नियम कानून या विधि जो वो बनाई जाएगी ब्रिटिश संसद के द्वारा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं 1858 का अधिनियम। अगला है 1858 का अधिनियम। इस 1858 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान दें, 1858 का जो अधिनियम है इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं, का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहलाता है 1858 का अधिनियम। अब इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा। अब देखो भाई, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। कहां पर पढ़ा, इलाहाबाद में पढ़ा। अब देखिए इस इलाहाबाद का, यहीं पर पढ़ लीजिए, इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज कौन सी नदी पर बसा हुआ है, ये नदी कौन सी है, गंगा नदी पर बसा हुआ है। जो इलाहाबाद शहर है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। नदी का नाम क्या है, गंगा। अब देखिए वापस आ जाइए 1858 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत हमें ध्यान में रखना है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का शासन लागू कर दिया गया। कहने का मतलब 1858 तक या 1858 से पहले हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे और अब हमें ब्रिटिश ताज के अधीन हो गए हैं। ब्रिटिश ताज का मतलब जो ब्रिटेन की जो सम्राट है उसके अधीन हो गए हैं हम। इसके बाद में देखिए आगे हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल है उसको गवर्नर जनरल वाइसराय बना दिया गया है। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल वाइसराय बना दिया गया। वाइसराय बना दिया गया।
गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल वाइसराय बना दिया गया। अब यही याद कर लीजिए, प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय वो कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग, इसको और भी याद कर लीजिए, ये भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय बना है। साथ ही इसका एक प्रश्न और बनता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके बाद में वाइसराय सब जुड़ जाएगा। तो हमसे ये पूछ ले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा आंसर होगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। और हमसे ये पूछ ले कि प्रथम गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन था, तो भी लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बाद में देखिए अगला जो अधिनियम आएगा उसकी अगर हम बात करें तो अगला आ जाएगा 1861 का अधिनियम। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए अगला जो अधिनियम है 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम जो है, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए ध्यान दें, इसके तहत क्या हुआ? भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत। विभागीय प्रणाली की शुरुआत तो 1861 के अधिनियम के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। और क्या हुआ? इसी 1861 के अधिनियम के तहत भारत परिषद के सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। शामिल किया गया। और क्या हुआ देखिए, इसी अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। इस उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत देखिए 3 उच्च न्यायालय बनेंगे। 3 उच्च न्यायालय बने। किस एक्ट के तहत? तो 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालय बने। वो 3 उच्च न्यायालय कौन से थे? तो देखिए बॉम्बे, दूसरा है मद्रास और तीसरा था कोलकाता। ये 3 उच्च न्यायालय बना दिए गए। 1864 ईस्वी में ये 3 उच्च न्यायालय बने थे। तो उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया? 1861 में। इसी समय पहली बार बजट पारित किया गया। बजट पारित किया गया। पहली बार क्या किया गया? बजट पारित किया गया। साथ ही हम बात करें प्रथम बार इनकम टैक्स लागू। प्रथम बार इनकम टैक्स लागू किया गया। इसके अलावा हम और बात करें तो 1861 में ही पुलिस अधिनियम बना। पुलिस अधिनियम बना। अब देखिए ध्यान दें 1861 का जो अधिनियम आया उसमें भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। अर्थात विभाग, अलग अलग विभाग बना दिए गए।
और भारत परिषद के सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है। जो भारत परिषद 1853 का अधिनियम था उसके तहत गठित की गई थी, उसमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल कर लिया गया है। अब इसके अलावा देखिए 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बना और इस उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालय बने हैं। वो 3 उच्च न्यायालय कौन से हैं, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, ये 3 उच्च न्यायालय हैं। साथ ही हम आगे बात करें तो पहली बार बजट कब पारित किया गया, तो पहली बार बजट पारित किया गया है 1861 में। अब देखिए बजट की अगर हम बात करें, बजट थोड़ा सा ध्यान देना है यहां। बजट क्या है, वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा। बजट क्या है, वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा। वित्तीय वर्ष सब जानते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष कब आता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो होता है उसे वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। अब वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा क्या कहलाता है, बजट। तो भारत में पहली बार बजट पारित कब किया गया, तो 1861 में भारत में पहली बार बजट पारित किया गया। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लागू हुआ, तो भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लागू हो गया, 1861 के अधिनियम में भारत में पहली बार इनकम टैक्स लागू हो गया। इसके अलावा 1861 में पुलिस अधिनियम बना। अब आगे का जो अधिनियम आएगा उसमें चलते हैं हम आगे। तो देखिए मिटा दूं इसको। अब आगे आ जाएगा 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम, इस 1892 का जो अधिनियम है इसमें हमें ध्यान रखना है क्या क्या बातें हुई, मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जो भारत परिषद है उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही और क्या हुआ, भारत परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार। अब देखिए प्रश्न पूछने की बात ऐसी थी, भारत परिषद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं परंतु सरकार उनका उत्तर दे ये जरूरी नहीं था। अब देखिए प्रश्न की अगर हम बात करें तो संसद में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं देखिए। अगर हम बात करें, एक तो हो गया तारांकित प्रश्न। एक हम बात करें अतारांकित प्रश्न। और तीसरा जो हो गया उन्हें हम बोलते हैं सामयिक या अल्प सूचनात्मक प्रश्न। इस प्रकार से हम बात करें कि 1892 का जो अधिनियम आया उसमें भारत परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। भारत परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं संसद में। 3 प्रकार कौन से होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं और इन्हें बोलते हैं अल्प सूचनात्मक या सामयिक प्रश्न। अब इसके बाद में आगामी जो अधिनियम आएगा उसका नाम है 1909 का अधिनियम। तो आगे देखिए,
आगामी टॉपिक है 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम, वो नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसका क्या नाम हो गया? देखिए अन्य नाम क्या है? 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का जो अधिनियम है उसका नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। फिर इसमें हम बात करें तो मुख्य फैक्ट क्या है? इस अधिनियम के तहत भारत परिषद के सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल, निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया, निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद के सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों को क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों को निर्वाचन हेतु अलग से आरक्षण दिया गया। अब देखिए मुसलमानों को क्या दे दिया गया है? आरक्षण दे दिया गया है, अर्थात यहां सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या हो गई है? शुरुआत। तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी गई है? शुरुआत कर दी गई है। एक प्रश्न ये भी पूछा हुआ है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन था? तो जनक कौन था? जनक। अब जनक देखिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। तो गवर्नर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन हो गया? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हो गया? जनक हो गया। इसके बाद में देखिए इसी के तहत क्या हुआ? गवर्नर जनरल की, देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। अब देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। वो भारतीय कौन था जो शामिल हुआ था? भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा था जिसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। अब इसके बाद में देखिए उसे क्या बना दिया गया? उसे कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। 1909 का अधिनियम, इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। सचिव कौन था? मार्ले था। और इस अधिनियम के तहत भारत परिषद के सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया, या हम ये भी कह सकते हैं भारत परिषद थी या केंद्रीय विधानमंडल थी, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मुसलमानों को निर्वाचन हेतु अलग से आरक्षण दिया गया, अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और इसका जनक कौन था? लॉर्ड मिंटो इसका जनक था। किसका? आपसे प्रश्न पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। और एक बात ये ध्यान रखनी है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। वो भारतीय कौन है? एसपी सिन्हा। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।